प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए 12 साल पूरे करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये उपलब्धि खास है और यही वजह है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष होने पर आयोजन हो रहे हैं। बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक जश्न मना रहे हैं। इस खास मौके पर बीजेपी की सत्ता और संगठन दोनों अपने अपने तरीके से उत्सव मना रहे हैं। बीजेपी उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। वहीं सरकार के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुआओं की कामना को लेकर पूजा अर्चना करती दिखाई दिए। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता और भारत के विकास की नई इबारत लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 4,399 दिनों आज पूरा कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद अगर इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहकर देश के आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबके जीवन में खुशहाली लाने का काम और इसी प्रकार से देश की सेवा करते हुए उन्होंने धारा 370 हटाकर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनवाकर जो देश के लोगों की भावनाओं को का सम्मान किया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। आज के दिन ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिए थे। उनके नेतृत्व में ये 12 साल बेमिसाल रहा। इन 12 सालों में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया। वहीं देश का मान सम्मान, स्वाभिमान और देश की सुरक्षा और गरीब कल्याण के लिए उनका कार्यकाल सदैव जो है याद रखा जाएगा। हम सब इसी प्रकार से हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता आदरणीय सुनील सोनी जी सहित तमाम सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित होकर के भगवान के दरबार में आए हैं, माता के दरबार में आए हैं, हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाए हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए देश को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। एक और जहां बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है, वहीं बीजेपी के अभियान के काट में कांग्रेस भी मैदान पे उतर गई है। बीजेपी के अभियान को लेकर कांग्रेस का तर्क जन कल्याण को प्राथमिकता देने का है। मुद्दा जो है किसान है, मुद्दा यहाँ की युवा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परीक्षा नहीं करा पा रही है। अभी तक के 12 साल में 80 एग्जाम हुए, उसमें पेपर लीक हो गए। करोड़ों युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधकारमय बना दिया है। ध्यान उस पर दीजिए और हम लोग मुद्दा उठाए हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो छात्र सड़कों पे हैं उनके मुद्दे पे ध्यान दीजिए। संबित पात्रा जी गाल बजाना बंद करें। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे विकास, सुशासन और जन विश्वास के 12 साल बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। यानी उपलब्धियों और आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक संग्राम जारी है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार के 12 साल का ये उत्सव जनता के बीच कितना असर छोड़ता है और विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और जश्न का मौका दोहरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रिकॉर्ड कायम किया है जो अब तक कोई प्रधानमंत्री कायम नहीं कर पाया है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 12 साल पूरे होने को लेकर भी जश्न मनाया जा रहा है। तो एक उपलब्धि 12 साल पूरे होने की,
दूसरी उपलब्धि मोदी के रिकॉर्ड की। ऐसे में उपलब्धियों की गूंज है तो सियासत का शोर भी सुनाई दे रहा है, और ये शोर बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा इस उपलब्धि को लेकर हर बार की तरह आपस में उलझे हुए हैं। क्या कहती है सियासत, और ये जो उपलब्धियों की गूंज है इसकी सही में खनक कहाँ तक है, इन्हीं सब बातों को आज डिबेट में चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इसका कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा कि हमने बताया कि खास मौका है, और बीजेपी जब मौका खास नहीं होता तो भी उसे खास बनाकर इवेंट के रूप में पेश कर देती है। तो ये मौका तो खास बना ही हुआ है, इसलिए आयोजन की कड़ी जगह जगह दिखाई दे रही है। कोशिश ये कि उपलब्धियां जनता को बताई जाए और जनता को एक बार फिर से याद दिलाया जाए कि हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है। ऐसे में अब तक आयोजन क्या होने वाले हैं, क्या क्या आयोजन हो चुके हैं, जान लेने पहले ओपनिंग कमेंट्स के जरिए वासु शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या लग रहा है कि ये आप लोग आयोजन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, नियत और नीति क्या है, और अब तक क्या क्या आयोजन हुआ है? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पूरे किए हैं सेवा और सुशासन के। लगातार भारत को विकसित भारत बनाने की ओर लगातार उन्होंने निरंतर एक दिन की बगैर छुट्टी लिए हुए लगातार भारत माता की सेवा के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। देखिए मोहन जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को आप देखेंगे तो मैं आपको 12 साल हुए तो 12 काम ही गिना देता हूँ। पहले में 2014 में 58 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले गए। 2015 में 51 लाख करोड़ सीधा बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों के अकाउंट में डाले गए। इससे 4 लाख करोड़ के लीकेज की जो समस्या थी वो रुकी। 2016 में उज्ज्वला सिलेंडर 11 करोड़ सिलेंडर बांटे गए। इसी साल सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा पाकिस्तान को। तो 2017 में जीएसटी जो देश की जरूरत जो कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी वो नहीं ला पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 60 करोड़ परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिला। 2019 में आर्टिकल 370, यानी ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता इस देश से कभी हट सकता है, वो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन दिया गया। 2022 में हर घर जल मिशन के तहत 16 करोड़ लोगों के तक घर घर नल पहुंचाया गया। 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की। इससे पहले कभी नहीं सोच सकता था, वो भारत ने करके दिखाया। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि भव्य राम मंदिर उसी जगह में बनना चाहिए, वो हुआ। 2025 में जो जापान जो सबसे 5वीं नंबर की अस्पताल थी उसको पछाड़ के भारत 4थी नंबर की अस्पताल। 2025 में पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया गया। और देश की सबसे बड़ी समस्या 3 समस्या थी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस देश से खत्म हो सकता है, उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, वो देश से समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत निश्चित रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर है, और निश्चित रूप से नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी में लगातार भारत आगे बढ़। ठीक है, लिस्ट तो काफी लंबी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब पहला साल पूरा हुआ, दूसरा साल पूरा हुआ, 5 साल पूरा हुआ, 12 साल, हर साल आप लोग कुछ ना कुछ इस तरीके की व्यवस्था करके उत्सव भी मनाते हैं। नया क्या है? तो अभी क्यों ये 12वें वर्ष में मनाया जा रहा है? देखिए आप मोहन जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर देश की जनता किसी को भी प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, तो जवाबदारी होती है। अगर देश की जनता के प्रति जवाबदारी है हमारी कि हमको जनता को बताना है कि आपने हमको चुन के जब भेजा, सत्ता में बैठाया है, तो देश की जनता के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है। निश्चित रूप से यह धर्म है हमारा, हमको लगातार जनता के बीच में जाना है। और मैं क्लियर कर दूं मोहन जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव आते समय जनता के बीच में जाती है। हम लगातार जनता, अभी भी हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमारे पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, उनका दुख सुख सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार क्या कर रही है आपके लिए, वो जनता को बताएंगे। ये कांग्रेस टाइप के नहीं कि चुनाव आते बीच जनता के बीच जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में डिफरेंस ही यही है।
ठीक है, चलिए, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी भी है, कार्य करने की शैली भी है, और वो इसी तरीके से बड़े आयोजन के जरिए संदेश देने की कोशिश करती है। रुपेश दुबे जी से सुन लेते हैं कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि ऐसे समय में एक पलटवार करने की भी ज़रूरत होती है। एक पार्टी अभियान चलाती है तो उसके काट में दूसरा अभियान चलाया जाता है। कांग्रेस क्या कर रही है रुपेश जी? कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी है? ये तो अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मोहन जी, जिस प्रकार से 12 वर्ष में आम जनता की 12 बजाने का काम मोदी की सरकार ने की, गैस सिलेंडर के दाम जिस प्रकार से बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़े, ये तो बहुत लगातार आम जनता को परेशानी देने वाली बातें हैं। आप यदि 12 साल में मोदी सरकार की मालूम उपलब्धि की बात करते हैं तो हमें उस बात को भी देखना पड़ेगा कि बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, नोटबंदी, जीएसटी, या फिर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने 100 दिन में विदेश से काला धन ला देंगे, गंगा की सफाई कर देंगे, बॉम्बे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चला देंगे, भगोड़े अपराधियों को भारत ला देंगे, इस बात को करेंगे? या फिर 12 साल में 27 हमले भारत देश के अस्मिता पर, भारत देश पर हुए, उस पर चिंतन करें? या फिर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस प्रकार से इन्होंने विपक्षी दलों को घेरे में लिया और भाजपा में शामिल होने के बाद उनके जांच को समाप्त कर दिया गया। देखिए, जिस प्रकार से भारत देश है, भारत देश अपने आप में मजबूत है, लेकिन इनके द्वारा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई, इनके स्किल डेवलपमेंट इंडिया की जिस प्रकार से दबबद पिटी हुई है, कृषकों, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषकों की आय को दुगनी करने की बात तो छोड़ो, इन्होंने तो कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगा करके किसानी को समाप्त करने की बातें की, और एमएसएमई छोटे उद्योगों को समाप्त करने की बात की। इस प्रकार से 12 साल में 80 बार इनके पेपर लीक के मामले हुए, एक भी पेपर लीक के मामले में इन्होंने कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर सकी। यहाँ तक कि आज भी देश की जनता पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया ये जानना चाहती है। दुबे जी, ये सारी चीजें विफलताओं के रूप में कई बार आप लोग गिना भी चुके हैं। जब बीजेपी अभियान चलाकर बता रही है उपलब्धियां, तो कांग्रेस का अभियान दिखाई नहीं देता। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का कुछ ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मोहन जी, इनके उपलब्धियों में या इनके मूवमेंट में सिर्फ भाजपा के लोग चरण चुंबक चाटुकारिता करने का काम कर रहे हैं। आम जनता इनकी जितनी भी आयोजनें हैं उससे कोसों दूर है। सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी ही अनमने ढंग से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। आम जनता इनसे कोई नहीं जुड़ रही है, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी असफलताओं को छिपाना है और मोदी जी के माने सिर्फ और सिर्फ चरण चाटुकारिता करना है, इसलिए काम कर रहे हैं। एक पार्टी का काम है वो अपना काम करे, जनता कैसे उसको लेगी वो तो बात की बात है, पर उन्होंने काम, एक मूवमेंट चलाया है, अभियान चलाया है, पॉलिटिकल रूप से कोशिश की है। कांग्रेस क्यों नहीं करती है ऐसी चीजें, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्येक मोदी सरकार की जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग के बारे में आप आज ही देख लीजिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ। उसके बाद जब कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग के सामने दबंगता से अपनी बातें रखे तो उस निर्वाचन आयोग को, उस रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को पलटना पड़ा। बार बार भाजपा सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं को, मैं फिर से यार यहाँ तक तो बार बार धार्मिकता की बात करते हैं। अमरनाथ यात्रा नरसंहार जिस प्रकार से हुआ उसमें भी भाजपा की सरकार कोई भी कार्रवाई करने से पूरी तरह से असफल रही है। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हम और अगले चरण के डिस्कशन में लेंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार की उपलब्धि तो होती है कि वो अपने कार्यकाल के चरण दर चरण पूरा करता है। तो मोदी सरकार ने भी वो चरण पूरा किया है, उपलब्धियां बताई जा रही हैं, जनता कैसे लेगी वो अलग बात है, पर पॉलिटिकल रूप से कहीं भी कमी नहीं दिखाई दे रही है इवेंट और इस तरीके की चीज़ों के ज़रिए। ये किसको गेन करेगा, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, इसको देखते हैं आप। देखिए मोहन जी, इसमें बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल बैठता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने जो भी काम हैं, उन्होंने जो भी अपने जनहित के काम किए हैं या जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उसका बखान तो वो करती ही करती हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी जनता के पास जाना होता है, फिर से मत लेना होता है। तो आप इसको उसका एक हिस्सा मान के देखिए। और दूसरी चीज़,
उस पर क्या निर्णय होता है, जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पूरे उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तो जनता तैयार करती है। वो निर्णय लेती है कि उन्हें क्या इसमें अच्छा लगा या क्या उसमें। सीधी सी बात है कि प्रतिपक्ष जो है, अगर उसको उन उपलब्धियों में कहीं भी कोई गुरेज है, कहीं कोई संदेह है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो उसको तथ्यों के साथ मजबूती से सामने लाना चाहिए ताकि जनता को वो सहमत कर सके उन मुद्दों पे। अगर हम कहें, एक तटस्थता से एक बात कहें, तो ये पूरा एक दशक जो है वो एक बदलाव का दशक के रूप में तो इतिहास में दर्ज हो ही गया, क्योंकि इसमें ऐसे त्वरित निर्णय लिए गए, ऐसे बहुत सारे मजबूत काम हुए हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी ने एक राजनीतिक जो भी वायदे किए थे, जो उनके कोर वायदे थे, उसको तो उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में पूरा किया ही है। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं जिसकी आवश्यकता महसूस होती थी। आज देश जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत आगे बढ़ चुका है विश्व में। अगर आप देखें तो लोग एक तरीके से कहिए तो अब पहले एक ज़माने में हम देखते थे कि रोजगारी की समस्या बाज़ार में कितनी होती थी और उसके चलते बहुत सारी चीज़ों की महंगाई तो चिल्लर की कमी के कारण हो जाती थी। पर अब आप देखिएगा कि आप सिक्कों में भुगतान यूपीआई से कर पाते हैं और ये कितना सहज हो गया और लोगों ने इसको स्वीकार लिया है। इसी तरीके से दूसरे भी बदलाव को आप लगातार देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समाज ने, देश ने, नागरिकों ने बड़े ईमानदारी से स्वीकारा है और उसकी कहीं आपको कोई आलोचना नहीं दिखती। और ये बदलता हुआ भारत है। जब हम कहते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध भारत और एक तेज़ी से बदलता हुआ भारत, खासतौर पे युवाओं का भारत है। युवा जो है वो पुराने ज़माने के जो वायदे होते थे, राजनीतिक रोटी कपड़ा मकान, उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए दुनिया जो है वो एक नए नज़रिए से बदलती कितना पड़ता होगा? जनता क्या प्रभावित भी होती है क्या उपलब्धियों को बताने से? मुझे लगता है कि जो जनता तो खैर अपने ढंग से उसकी मीमांसा करती है। अगर हम कह दें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जनता का अपना नज़रिया होता है। वो आलोचना के स्वर को भी अगर कोई बार बार किसी चीज़ की आलोचना करे तो जनता को फिर सोचना पड़ता है कि आखिर इसकी आलोचना हो क्या रही है, और उसके चलते क्या होता है कि फिर उसके पॉजिटिव पक्ष पे भी जनता सोचने लगती है कि भाई आखिर इसमें तर्क क्या है और क्यों इसको तथ्यों के साथ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो वो सहमति का एक वातावरण बनने लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कोशिशों के ज़रूरत होती है हमेशा कि सरकार अपनी चीज़ें जनता के सामने रखे, बताए कि वो क्या क्या हो रहे हैं। इसलिए लेकिन इन सब के बीच उपलब्धियां जहां चर्चा में आती हैं वहां विफलताएं भी चर्चा में आ जाती हैं, क्योंकि एक पक्ष इसका ये भी है कि कुछ ना कुछ तो कमियां भी रह गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां भी हो गई, और इन सब बातों को कांग्रेस रख रही है वासु जी। तो जहां उपलब्धि बता रहे हैं ये जो पक्ष आ रहा है वो जनता के बीच ये भी बात जा रही है, दोनों बातें साथ जा रही है। नहीं मोहन जी, निश्चित रूप से अगर सरकार काम कर रही है, कहीं पर कुछ गड़बड़ियां होती है, इसको सुधारने का काम, नियत साफ है, नियत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि देश में विकसित भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम लगातार काम कर रही है। अभी सवाल निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा कि जनता इसको कैसे रहती है, हम तो निश्चित रूप से बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या काम कर रही है, क्या बेहतर सवाल पूछ रही है कांग्रेस, वो उसके जवाब कैसे आएंगे फिर? नहीं, बिल्कुल उसका जवाब मोहन जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है अगर जनता को पसंद नहीं आता, तो 2014 के पहले हम लोग 8 राज्य में थे, एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आज बढ़ के 22 राज्यों में हो गए हैं। तो ये कैसे हो गया? जनता को अच्छा काम लगा, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है वो अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए, तभी जाके हम 22 राज्यों में, यानी 8 से बढ़ के 17 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और 5 राज्यों में एनडीए की सरकार, यानी 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आ रही ऐसे राज्य हैं। तो ऐसा ही नहीं है। मैं और भी बताना चाहता हूं, इसका जवाब लेते दुबे जी, अगर आप इतनी विफलताएं बता रहे हैं तो जनता का वोट इनको क्यों मिल रहा है, सरकार इनकी क्यों बन रही है, आप लोग क्यों नहीं जीत जा रहे हैं? दुबे जी। मोहन जी, जिस प्रकार से भाजपा के लोग
जुमलेबाजी करके आम जनता को धोखा दे करके बार अरे बार जुमलेबाजी एक बार होगा, दो बार एक बार होता है, इन्हें क्या बात बोल रहे हैं? तकलीफ भूपेश जी, यानी थोड़ा तथ्यों पे बात करो। तकलीफ देखो जुमलेबाजी से जनता उनको बेवकूफ तकलीफ नहीं देखो, बनेगी माने भाई। जनता जागरूक जनता है। जो काम कर रहे हैं उनको भी तकलीफ है, वो भी अपने आत्मबोध है उनको कि हम हमारा किस प्रकार से हम जनता को धोखा दे करके काम कर रहे हैं। देखिए मोहन जी, भारत देश में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी वाली सरकार चलती रही है, इन्होंने, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा नमामि गंगे, गंगा पवित्र पतित पावनी है, नमामि गंगे नाम से योजना प्रारंभ की। आज उस योजना की कहां पर दुर्गति है, ये भाजपा के लोगों को सोचने में भी शर्मनाक ये स्थिति जनता हो को जाएगी। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बार-बार दुर्गति है तो जनता क्यों नहीं दे रही है समर्थन आप लोगों को? जनता तो इनके मोदी जी ईवीएम को का समझ खेल लो तो नहीं है, ईवीएम बता दी थी। 4 लाख से जीतने वाले मोदी जी बड़े मुश्किल से 1.5 लाख से जीते हैं। अरे जीत तो जीत है। ये देखिए, अभी आने वाला समय देखिए मोहन जी, राजनीति में होता है पक्ष और विपक्ष, सत्ता आना और जाना लगा रहता है। देखिए, कई बार अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि सत्ता का लाभ किसी व्यक्ति विशेष को, राजनीतिक दल को मिल जाता है, लेकिन आज जो स्थिति देश में है, आज जिस प्रकार से भारत देश में महिलाओं की जो स्थिति है मणिपुर के बाद, और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि मोदी जी की गारंटी वाली बातें स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर जो भारत देश में जिस प्रकार की जो सड़कें बनी हैं, पुल पुलिये बने हैं, धस जा रहे हैं, इसको भी देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए ये वासु जी, ऐसे में आने वाले समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन केवल उपलब्धि बताने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, खासतौर पर महंगाई। देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन की बात की जाए तो मैं इन्फ्लेशन के आगे सरकारी आंकड़े हैं जो खुदरा महंगाई दर है, माने हैं नहीं खुदराई महंगाई है कि नहीं, निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस के जमाने से काफी हद तक कम है पहले की महंगाई, और अभी निश्चित रूप से क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, युद्ध के हालात हैं, उसके बाद भी भारत ने निश्चित रूप से कम लोगों पर वोट पड़े ये काम करके दिखाया है। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारत की जनता को गुमराह करके लोग ये भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है। तो मैं तो विदेशों की बात बताना चाहता हूँ। 19 फॉरेन पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन किया है और 32 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो उसके लिए क्या कहेंगे भाई? अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो 32 देश कैसे पुरस्कार देते भाई? कौन से कांग्रेस के प्रधानमंत्री को 32 देशों ने पुरस्कार दिया, बता दीजिए थोड़ा। और दूसरी बात, 4 करोड़ लोगों को इस 10-12 साल में घर मिला है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़ के 164 हो गई है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ी बात, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, 2014 के पहले जो 6 करोड़ मोबाइल बनते थे, अब वो बढ़ के 33 करोड़ हो गए हैं। पर कैपिटल इनकम जो बात करते हैं महंगाई की हो रही है, 88,647 था, वो बढ़ के 2,43,180 हो गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट जो हम बात करते हैं 700 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए का हो गया है। एक्सप्रेस वे पहले 1,000 किलोमीटर था, वो 7,332 किलोमीटर हो गया है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 था, वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। ये जनता को दिख रहा है 12 साल में। अब कांग्रेस कौन सा चश्मा पहन के देखती है वो कांग्रेस जाने। इसीलिए कांग्रेस जो 100 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी है, राहुल गांधी जी को कोसने के बजाय वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोस रहे हैं। भूपेश जी को राहुल गांधी जी के ऊपर सवालिया निशान उठाना चाहिए कि 100 चुनाव आपके नेतृत्व में हम हार गए हैं, आपकी कमियां कब उजागर करोगे? कांग्रेस पार्टी कब बोलेगी उनको? ठीक है, चलिए ये दोनों तो अपने अपने तरीके से इस पूरे 12 साल के कार्यकाल को समीक्षा करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन हम नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इन 12 सालों के बाद काफ़ी हद तक कुछ बदला है, पर पॉलिटिकल रूप से अभी भी चुनौतियां कई खड़ी हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल रूप से चुनौती की बात अगर करें तो ये जनता के लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि आम जनता जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख रही है, वो बहुत ही सार्थक रूप से लोग अनुभव कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन साथ ही जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इसके लिए एक ख़ास तौर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मुझे लगता है बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसका एक प्रमुख कारण है देश में आबादी जो है उसका नियंत्रण नहीं हो रहा है। बीजेपी तो मान रही है उसको नियंत्रण किया गया है। अब जो बेरोजगारी है, महंगाई है, पहले से नियंत्रित है, इसमें
दो बातें सामने आ रही हैं, क्या ये सही है, गलत है, क्या लगता है आपको? नहीं, इसको बिल्कुल कहा नहीं जा सकता क्योंकि परिस्थिति जन्य है ये सारी चीजें जो है। बेरोजगारी पे भी बात रख देता हूँ। 2014 के पहले 2.9 करोड़ लोग 10 साल में उन्होंने रोजगार दिया था। 2014 से लेके अगर 2025 तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 17.9 करोड़ लोग को रोजगार। लेकिन मैं इसमें आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। इसका आरबीआई के लिए PLFF और ईपीएफओ में 4 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए हैं इस 10 साल के अंदर। इन्हें लोगों की नौकरी लगी है, तभी तो ईपीएफ कट रहा है ना उनका, ऐसे ही तो नहीं कट रहा है। तो आंकड़े हैं मोहन जी, देश की युवा भी देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से अब कोई चीज छुपती नहीं, हर चीज पारदर्शी है और आम जनता भी जो है प्रबुद्ध है। हर चीज को, किसी भी चीज को आप कह दीजिए तो वो अपने लेवल पे उसको जांचने की क्षमता रखते हैं लोग। तो ये भ्रामक रूप से तो कोई आंकड़े प्रस्तुत किए नहीं जा सकते और बेसिक रूप से जो प्रॉब्लम सामने है उसको आप नकार नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, स्वास्थ्य को लेके और बेहतर काम करने की ज़रूरत, बेरोजगारी पे तो काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को आप नियोजित कर पाएंगे। हालांकि सरकार ने अब उसको बदलाव भी लाया है, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। कोविड काल के समय भी में हम लोगों ने देखा कि जो नवाचार हुए थे उसका एक बड़ा परिणाम सार्थक दिखा और उसके बाद बदलाव आया। लेकिन कोरोना के बाद से महंगाई में जो इजाफा हुआ वो थोड़ा सा उसका नियंत्रण जो है उस पर कारगर रूप से काम करने की बेहतर ज़रूरत अभी भी महसूस हो रही है आम जनता को। ठीक है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ बाकी नहीं है, काफ़ी हद तक चीज़ें बाकी भी हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरीके से एक को उपलब्धि बता रहे हैं तो दूसरे उसको नाकामी बता रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये कि 12 साल पूरे हो चुके हैं, मोदी जी ने रिकॉर्ड भी बना लिया है और ऐसे में बीजेपी के लिए उत्साह और हर्ष दोनों का मौका है, इसलिए बीजेपी अभियान चला रही है। लेकिन इस अभियान का असर क्या होगा और इससे कितना जनता प्रभावित होगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।